अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आदाब, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो जमात इस्लामी हिंद की ओर से मैं आज की इस प्रेस मीट में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की इस हमारी मंथली मीट में 4 मुद्दों पर स्पेसिफ़िकली बात की जाएगी। एक तो लोकसभा इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद से एंटी मुस्लिम वायलेंस में जो इंक्रीमेंट देखने में आया है, जो इजाफ़ा हुआ है, उस पर जमात इस्लामी का क्या स्टैंड है वो आपके सामने रखा जाएगा। उसी के साथ साथ जो 3 नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और उन पर कुछ गुफ्तगू, उन पर कुछ बात रखी जाएगी। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नीट का, यूजीसी नेट का और एनटीए के तहत जो पूरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसको लेकर जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुई हैं, पेपर लीक्स और उसके संदर्भ में जो चीज़ें आई हैं उस पर कुछ बातें रखी जाएंगी। और आखिर में पब्लिक सेफ्टी भी ये रियलाइज़ किया जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा बन गई है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उस पर भी हमारा व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस प्रेस मीट को एड्रेस करने के लिए मोहतरम सलीम इंजीनियर साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव, नेशनल सेक्रेटरी शफ़ी मदनी साहब मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सेक्रेटरी नदीम खान साहब मौजूद हैं। तो और वक्त ना लेते हुए मैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों, आप सबको सलाम व आदाब। और जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत। जैसा कि बताया गया है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद नई सरकार बन गई और पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नई सरकार बनने के फ़ौरन बाद जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों को निशाना बनाकर, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके जो हिंसा और वायलेंस की घटनाएं हुई हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हुई है, कहीं जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया है, कहीं बुलडोज़र चलाए गए हैं। और इसमें कोई एक स्टेट नहीं है बल्कि कई स्टेट इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में ऐसा हुआ, हिमाचल प्रदेश। उसकी डिटेल बाद में हमारे साथी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, साफ नज़र आ रहा है कि वो एलिमेंट्स जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और नफ़रत का एजेंडा, जिनका एजेंडा है, नई सरकार आने के बाद वो फिर से ऐसा लगता है कि अभी उनको लगता है कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती है। तो ये जो ट्रेंड है और इलेक्शन के बाद जिस तरह से तेज़ी से घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा लगता है कि ये नफ़रत और बदले की भावना से, कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से इन पार्टियों को नुकसान हुआ है और जनता ने जो इनको जवाब दिया है और जनता ने इनकी ताकत को कम कर दिया है और नफ़रत के एजेंडे को रिजेक्ट किया है, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक योजनाबद्ध तरीके से हिंसा की घटनाएं और उनको परेशान करने की घटनाएं बराबर तेज़ी से बढ़ रही हैं। क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसी घटनाएं कई जगह हुई हैं और कई जगहों पर कन्वर्जन के नाम पर उनकी जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं उनको अटैक किया गया है। तो ये हम समझते हैं कि इस देश के लिए और ख़ास तौर से नई सरकार जो बनी है, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार को चाहिए कि वो अपना पुराना रवैया बदल दे और इस देश में संविधान और कानून के मुताबिक शासन को चलाए और सरकारें अपना राजधर्म निभाएं। अब सरकार की निगाह में सारे नागरिक बराबर होने चाहिए, चाहे किसी ने उनको वोट दिया हो या उनके खिलाफ वोट किया हो। ये बात हम पहले भी कहते रहे हैं कि अब ये सरकार भारत की सरकार है। ये जो
कहा जाता है फलां व्यक्ति की सरकार, व्यक्ति के नाम पर सरकार, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। जो सरकार बनती है संविधान की बुनियाद पर बनती है और उसको भारत सरकार कहा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के नाम पर सरकार का चर्चा करना ये खुद भारत का अपमान मैं समझता हूँ। तो हम समझते हैं कि आपके माध्यम से ये संदेश सरकार तक पहुँचेगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं और ये जो उपद्रवी तत्व और नफ़रत फैलाने वाली जो एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम इस मौके पर आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं नोटिस में, वो क्रिमिनल लॉज में, आईपीसी में और सीआरपीसी में जो जिस तरह से उनको एक तरह से ख़त्म करके बिल्कुल नए कानून लाए गए। ये बात सही है कि ये कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के थे और इसमें अंग्रेज़ों की जो मानसिकता भारतीय नागरिकों के बारे में थी उसकी झलक मौजूद थी और सारे अफसर उस ज़माने में अंग्रेज़ हुआ करते थे ज़्यादातर, तो उनको सज़ा देना या उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब हम आज़ाद देश हैं तो उन कानूनों को बदला ज़रूर जाना चाहिए था, उनके अंदर ज़रूरी संशोधन ज़रूर होने चाहिए थे, लेकिन पूरे कानून बदल दिए गए, दोबारा से लिखा गया, यहाँ तक के नाम बदल दिए गए। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत से लोग हिंदी नहीं समझते देश में, लेकिन उन कानूनों को ऐसा नाम दिया गया जो सबको, ऐसे जो अंग्रेज़ी भाषा जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होती, उसको बदलकर आप एक संस्कृताइज नाम उसको देकर क्या चीज़ आप थोपना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आपने इन कानून में पुलिस को और ज़्यादा अधिकार दे दिए। ये कहा गया कि पुलिस तय करेगी कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 3 साल से 7 साल तक के जिन अपराधों में सजाएं हैं उनके बारे में पुलिस तय करेगी कि एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एफआईआर होना तो हर नागरिक का अधिकार है। अगर उसको लगता है कि अपराध हुआ है और वो उसको दर्ज कराना चाहता है तो इसको ज़रूर दर्ज किया जाना चाहिए। तो सरकार को और पुलिस को जिस तरह से और ज़्यादा पावरफुल करके हमारे देश को इन कानूनों के माध्यम से एक पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश हो रही है और इन कानूनों का दुरुपयोग अपने विरोधियों को सबक सिखाने, विरोधियों को चुप करने, विरोधियों को सज़ा देने, विरोधियों को अपराधी बनाने में किया जाता रहा है पहले भी, और अब और ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं और बढ़ गई हैं। इसमें पुलिस हिरासत की जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया है। 60 दिन कर दिया गया है। पहले 15 दिन थे, 60 दिन किए गए हैं और 60 दिन के बाद भी आप 15-15 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं, 90 दिन तक। तो ये जो आप इस कानून को जनता के फेवर में करने के बजाय आप एक सरकार एक तरह से एक पुलिस स्टेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। सेडिशन और राजद्रोह का जो कानून था उसको उस नाम से नहीं लाया गया। हमें लगता था कि राजद्रोह का कानून हट गया, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक धारा उसमें ऐड कर दी गई और सरकार का विरोध जो है अब देश का विरोध कहलाएगा। एक तरह से सरकार के विरोध को देश के विरोध समझा जाएगा। सिक्योरिटी के नाम पर आप किसी भी विषय में सिक्योरिटी का एक टैग लगा दें और फिर किसी के खिलाफ कितनी ही बड़ी कार्रवाई करने के लिए आप अपने आप को जस्टिफाई करें। तो ये जो क्रिमिनल लॉज में जो तब्दीली की गई है, यकीनन अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून बदले जाने चाहिए थे, लेकिन अब जो कानून बने हैं वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मालूम होते हैं। उससे भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब इनका दुरुपयोग करना ज़्यादा आसान है और लोगों अपने विरोधियों को चुप करने की कोशिश करना और विरोधियों को सताने में इन कानूनों का दुरुपयोग ज़्यादा हो सकता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इस बारे में यह है कि ये इतना बड़ा चेंज लाया गया बिना पार्लियामेंट में ठीक से बहस किए हुए। पार्लियामेंट में ठीक से बहस नहीं हुई। एक बड़ी संख्या में लोगों को, पार्लियामेंट के मेंबरान को
सस्पेंड किया हुआ था, लोग पार्लियामेंट के बाहर थे और ऐसे में जल्दी जल्दी में इतना सीरियस कानून, इतना बड़ा कानूनी बदलाव जो है वो लाया गया। ये खुद हमारी संवैधानिक प्रक्रिया को, कानून बनाने की प्रक्रिया को और देश की जनता ने जो पार्लियामेंट को जो अधिकार दिए हैं कानून बनाने, उसका एक अपमान है कि आप बिना बहस के इतनी बड़ी तब्दीलियां कानून में ला रहे हैं जो नागरिकों के खिलाफ है। और इस देश को एक नागरिकों की स्वतंत्रता का सम्मान करने के बजाय उसको एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश इन कानूनों के जरिए की गई, हम समझते हैं। तीसरा मुद्दा तो आप सब जानते हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, नीट का एग्ज़ाम और उसमें जो घोटाले घपले हुए हैं और जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं वो अब सबके सामने आ चुका है। और इससे देश की जनता का, नौजवानों का, छात्रों का विश्वास हमारे एग्जामिनेशन के सिस्टम पर से उठता जा रहा है। और सरकार बहस करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में जब इसके लिए आवाज़ उठाई जाती है कि इस पर बात कीजिए, तो बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम जो सेंट्रलाइज तरीके से कराया जा रहा है और उसमें इतने बड़े पैमाने पर घपले घोटाले हुए, यकीनन उसकी जांच की जा रही है। हम समझते हैं कि जांच सामने आएगी और इस जांच के नतीजे में जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनको सजाएं मिलनी चाहिए और सिस्टम में ऐसे परिवर्तन लाने चाहिए ताकि ऐसी गलतियां फिर न दोहराई जा सकें। सरकार की तरफ से इतने बड़े घोटाले को, इतने बड़े अपराध को बहुत लाइटली लेना, हल्के में लेना, ये बहुत गंभीर बात है। और ये अफसोस की बात है कि जिससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ हो, छात्रों का, उसको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, उसको सरकार पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करना चाह रही है। तो हम समझते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देश, हम ये भी कहते आए हैं, पहले भी कहा हमने, कि ये जो पूरे देश का आपने एक एग्जामिनेशन जो कराने का जो सिस्टम चलाया है, एक देश, एक एग्ज़ाम, एक व्यक्ति, ये जो मानसिकता आगे बढ़ रही है ये बहुत ख़तरनाक है। इतना बड़ा देश है और कई राज्य पहले से डिमांड करते रहे हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, नीट जैसे एग्ज़ाम्स को। कई स्टेट्स, खासतौर से तमिलनाडु वगैरह, तो पहले से ये डिमांड करते रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस मसले पर जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि नीट में कोई बहुत बड़ा घपला नहीं हुआ है। ये कितनी गंभीर बात है, कितनी खतरनाक बात है कि सरकार बचाने के लिए इसको इतना हल्का करके बताए। अभी जांच पूरी नहीं हुई है, अभी जांच होना बाकी है और सरकार पहले से उसको बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। तो साफ जाहिर है कि सरकार इसके लिए जो दोषी लोग हैं उसको सज़ा देने में बहुत गंभीर नहीं है। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात, हम ये समझते हैं कि जांच पूरी हो, जांच में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर कोई निर्णय लेना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एग्ज़ाम कैंसिल करके उनके भविष्य को खतरे में डालना हम ठीक नहीं समझते। तो जब तक पूरी जांच सामने नहीं आ जाए इसको कैंसिल करने को होल्ड करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये इसका इलाज नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ होगा। आखिरी बात जो हमारे प्रेस नोट में लाई गई है, वो आपने देखा कि पिछले दिनों देश में कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें आम लोगों की जानें गई, ट्रेन के हादसे हुए और अभी हाल में हाथरस में जो सत्संग के मौके पर जिस तरह भगदड़ मची और स्टैम्पेड हुआ, 120 से ज़्यादा लोग मारे गए। और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि सरकार, और हमारे खुद दिल्ली में टर्मिनल 1 पर जो जिस तरह का हादसा हुआ और उसमें ये बहुत गंभीर घटनाएं हैं। इस पर स्पेशली हमारे साथी शफी मदनी साहब और विस्तार में आपको बताएंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। तो मैं इसी के साथ माइक हमारे साथी शफी मदनी साहब को हैंड ओवर करता हूं कि वो पब्लिक सेफ्टी
के बारे में जो और डिटेल हैं आप बताएं। उसके बाद जो पूरे देश में मॉब लिंचिंग और वायलेंस की जो घटनाएं हुई हैं उस पर एक डिटेल रिपोर्ट जो APCR की तरफ से तैयार हुई है वो आपके सामने उसकी कुछ झलकियां हमारे साथी वासिक नदीम साहब APCR के सेक्रेटरी पेश करेंगे। भारत जैसे हमारे देश के लिए नागरिक सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले दिनों में जिस तरह के इंसिडेंट्स घटनाएं हुई हैं, जैसे कांचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ और इसमें तकरीबन 15 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई और 60 से ज़्यादा पैसेंजर इंजर्ड हुए। इससे पहले बालासोर में भी रेलवे दुर्घटना हुई थी और 260 से ज़्यादा लोगों ने अपने जानें गंवाई थी। इसके बाद भी हमारी जो सिस्टम है या हमारी जो मशीनरी है वो इस तरफ जैसा ध्यान देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है, गवर्नमेंट की है। इसके बाद ऐसे वाक़यात पिछले दिनों में बहुत सारे होते रहे हैं। गुजरात के राजकोट में जो गेम जोन में आग लगी और 27 से ज़्यादा बच्चे बड़े इसमें मारे गए। कहा जाता है कि वहाँ जो शिद्दत पहुँची थी वो 800 सेंटीग्रेड तक गर्मी पहुँच गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। और इसमें जो इसको मंजूरी दी गई थी इसमें कोई लीगलिटी नहीं थी, कानून के ख़िलाफ़ सारी मंजूरियाँ दी गई और इस गेम जोन के जो मालिकान थे जिन्होंने ये सब काम किया था या जो वो ऑफिसर्स थे जिन्होंने गलत तरीके से उसकी परमिशंस और मंजूरियाँ दी थी, उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं कि जिससे इसको रोका जा सके। कुछ सस्पेंड कुछ लोगों को कर दिया गया। और इसके बाद ये हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टर्मिनल 1 पर इतने बड़े अखराजात किए, पूरे यानी प्राइवेटाइजेशन हमारे एयरपोर्ट्स के कर दिए गए। और इसके बाद इस तरह के वाक़यात जो हैं तो ये 3 जगहों पर हो गए। दिल्ली में भी वाक़या हुआ, गुजरात में भी वाक़या हुआ और एक और जगह ये टर्मिनस पर वाक़यात 2-3 दिन में ही हो गए। और फिर आखिर में जो एक बड़ा स्टैंडपेड का वाक़या हुआ है हाथरस में, 121-22 जानें वहाँ पर गई हैं, बड़ी भगदड़ मची। और इसमें जिस तरह का वाक़या पेश आया है ये बहुत गंभीर है। इंसानी जान बहुत कीमती है और इस तरह के वाक़यात जब पेश आते हैं, सत्संग का वाक़या हो रहा है, आप कैसे परमिशन दे रहे हैं, वहाँ इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या सिस्टम बनाई है, जो लोग ये सत्संग करवा रहे हैं उनके लिए क्या नॉर्म्स आपने, क्या कानून आपने बनाए हुए हैं, वो कुछ सामने नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें भी ऐसा लगता है कि बायस्ड कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो इसके हकीकत में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे लिए बहुत दुखद है और ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये बहुत चिंताजनक है। हमारी सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह के वाक़यात जो हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि नागरिक सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट को, सरकार को कबूल करते हुए आइंदा के लिए एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए कि इस तरह के बड़े वाक़यात पेश न हो। मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने बात अपनी रख दी है और उसमें काफ़ी डिटेल आ गई है, लेकिन मैं उसमें कुछ माइक्रो पॉइंट से बात करता हूँ।
मेजर कंसर्न हम जैसे सिविल राइट्स ग्रुप, मेरा नाम नदीम खान है और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट APCR एक ह्यूमन राइट बॉडी या सिविल राइट ग्रुप्स है, मैं उसका नेशनल सेक्रेटरी हूँ। तो मेजर कंसर्न हमारा इस समय देश में जो 3 कानून पास किए गए हैं उस पे है। हम सबको मालूम है अंग्रेज़ों के समय इसी तरह का एक कानून पास किया गया था, उसको रॉलेट एक्ट कहा गया था और उसमें पुलिस को ये आज़ादी दी गई थी कि वो बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी मुकदमे के लोगों को जेल में रख सकती है और इसके ख़िलाफ़ पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद ये सबसे बड़ा काला कानून जिसको हम लोग कह रहे हैं वो लागू किया गया या पार्लियामेंट से पास किया गया जब अपोजिशन के 145 पार्लियामेंट्रियंस को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस कानून में सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी आरोपी को, अपराधी को नहीं, आरोपी को अपराध सिद्ध होने से पहले किसी पर आरोप लगाए जाए तो उसको हथकड़ी पहनाने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें यह कहा गया कि रेयरेस्ट की पोजीशन में, यानी कि 1% से भी कम पोजीशन पर अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन 99% सुप्रीम कोर्ट के केसेस में यह मना किया गया कि पुलिस को हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह कानून हथकड़ी लगाने का अधिकार देता है। अभी तक किसी भी केस में 15 दिनों तक पुलिस अपनी कस्टडी में लोगों को रख सकती थी, यानी कि किसी पर आरोप लगता है तो 15 दिनों के अंदर तक वो रखती थी और उसके बाद वकील बेल अप्लाई करते थे। अब इसको 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, यानी कि जैसे ही कोई आरोपी निर्दोष है या आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए उस पर और उसकी जमानत की याचिका कोर्ट पे डाली जाएगी तो पुलिस उससे कह देगी कि अभी पुलिस जो प्रोसीजर्स था इन्वेस्टिगेशन का उसमें पुलिस रिमांड अभी पूरी नहीं हुई और दोबारा से वो पुलिस रिमांड ले लेगी, तो बेल को लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना दिया गया है। जबकि ये कानून का जो बेसिक मोटिव है वो ये कहता है कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, इसको पूरा रिवर्स कर दिया गया। उसके बाद डिटेंशन, हम सबको मालूम है कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है और उसके सामने हाजिर करना होता है, फिर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी ये तय करता है। लेकिन इस पूरे कानून में इतना क्योस है, इतना कंफ्यूजन है कि इसमें पुलिस डिटेंशन का कोई भी टाइम ग्राउंड नहीं लिखा गया, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें कोई क्लैरिटी इस पूरे मामले में नहीं है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कोर्ट ने बहुत बार ये बात कही है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से छेड़खानी होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को जो है वो सबूत नहीं मानते हैं। लेकिन इस नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सबूत माना गया है, जिससे और उसके साथ साथ पुलिस को बगैर किसी वारंट के आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई भी हो, यानी कि आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका टैब है, उसको पुलिस बगैर किसी वारंट के ले सकती है। तो जिसके नतीजे में यह है कि कल को आपने अगर कोई व्हाट्सएप भी फॉरवर्ड किया है तो आपका मोबाइल पुलिस अगर लेती है और उस पर यह बताती है कि इस पर कोई चीज़ हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो आपको वो केस बन जाएगा और आपको निर्दोष होने तक अपने आप को साबित करना होगा, जिसमें जमानत के प्रावधान को बहुत मुश्किल कर दिया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा, उसके बाद जो आखिरी जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे केस में, टेररिज्म, आतंकवाद की जो परिभाषा है उसको बहुत वेग कर दिया गया है। या और उसके साथ साथ किसी भी, पहले क्या था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी उसको पूरे देश में आतंकवाद के मामलों पर जांच करने का अधिकार था। उसके अलावा स्टेट्स ने अपने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या स्पेशल सेल्स बनाए हुए थे जो कोर्ट निर्धारित करता था। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ें करी गई हैं। आतंकवाद की परिभाषा को बहुत ही लाइट कर दिया गया है, यानी कि किसी भी केस को, यानी आपने अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी छोटी सी डाल दी तो वो उसको आतंकवाद की परिभाषा के तौर पर ले लिया जाएगा। और लोकल पुलिस को आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मामलों की जांच का अधिकार दे दिया गया है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये पुलिस को इतनी पावर दे देता है जिस तरह से, जबकि हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि क्रिमिनल लॉस का काम सिर्फ दोषी को सजा दिलाना नहीं है, बल्कि जो आदमी पकड़ा गया है, आरोपी है, उसके मानव अधिकारों का और उसके अधिकारों की सुरक्षा भी करनी है।
और ये बार बार कहा जाता रहा है, जिस पे हमारा पूरा कानून का सिस्टम काम करता है कि किसी एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारे कुछ दोषी छूट जाएं। लेकिन इस पूरे सेटअप में दो चीज़ें बदली गई हैं। पहले कानून ये कहता था कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आप निर्दोष हैं जब तक कि आपके ऊपर सज़ा नहीं हो रही है। लेकिन इस पूरे कानून ने यह बात कह दी है कि आप दोषी हैं जब तक कि आप निर्दोष अदालत से साबित नहीं होते। ये एक बड़ा चेंज। दूसरा कि चाहे 10 निर्दोष को सजा हो जाए लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। तो ये पूरा जो कानून है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। किसी भी जांच जो पुलिस है या एजेंसीज़ हैं उनके अधिकार क्लियर नहीं करे गए हैं। टेररिज्म को इतना वेग कर दिया गया है जिससे पूरा ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में पुलिस को इतना पावर मिल गया है और इससे इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। हम लोग APCR की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही छुट्टियां, वेकेशन बेंच हटेगी और छुट्टियां खत्म होंगी अगले 4 दिनों में, इस काले कानून के खिलाफ, इन तीनों बिल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं इस कानून के, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो प्रोफेसर साहब ने कही, 4 जून को जब देश में नए सरकार के रिजल्ट आए उसके बाद से लगातार ये लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ को और स्पेशली माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को पनिश किया जा रहा है कि उन्होंने क्यों सरकार के खिलाफ वोट कर दिया या बीजेपी के खिलाफ वोट कर दिया। एक पूरा नैरेटिव इस तरह से बिल्डअप हो गया है और इसमें कोई स्टेट कहीं पीछे नहीं है। हिमाचल में जो घटना हुई जिसमें शामली के रहने वाले जावेद कुरैशी ने कोई फ़ोटो कुर्बानी की डाली जिसमें उनकी दुकान लूट ली गई और जावेद कुरैशी जो शामली में रह रहे थे उनको शामली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और वहाँ पर उनकी दुकान लूट ली गई और दुकान लूटने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। और मीडिया में सिर्फ चर्चा जावेद कुरैशी की एक दुकान के लूटने की है, लेकिन कुल 18 दुकानें हिमाचल के नाहन में लूटी गई हैं और 11 परिवार वहाँ से भागकर वापस आ गए हैं जो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। उसके बाद सहारनपुर के 2 लोग और एक जो शामली का रहने वाला था जिनकी छत्तीसगढ़ में लिंचिंग करी, 2 लोग वहीं ऑन द स्पॉट डेथ किए और एक आदमी बाद में जो है वो जिसकी डेथ जो है वो शामली वाले की डेथ बाद में 1 वीक के बाद हुई। फिर इन लिंचिंग और ये लिंचिंग के केस छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हुए, ये लिंचिंग के केस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए, फिर बुलंदशहर में अलीगढ़ के बाद हुआ और कल शाम में 2 दिन पहले मुरादाबाद में एक डॉक्टर साहब के साथ में लिंचिंग करी गई और कल शाम में जिसकी खबर आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखी होगी कि शामली डिस्ट्रिक्ट में फिर एक लिंचिंग हुई। तो ये लिंचिंग के लगातार वाकयात इस तरह से हो रहे हैं। हम लोगों ने तमाम केसेस में लिंचिंग के केसेस को डॉक्यूमेंट किया है और 90% केसों में पाया गया है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो ये समस्या है। दूसरा जो महाज खोला गया वो खोला गया बुलडोजर जस्टिस का। मध्य प्रदेश के मांडला में, उज्जैन में और जावरा जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर लगातार बुलडोज़र चलाए गए। कहीं कोई बेसिक FIR के बाद लोगों के खिलाफ बुलडोज़र चला दिए गए और बुलडोज़र ऐसे चलाए गए कि जावरा में नौशाद और शाहरुख 2 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनके परिवार को अंदेशा था और वो अपने मकान के लिए इंदौर हाई कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया और हम लोग उनके बिहाफ पे इंदौर हाई कोर्ट गए। 12:30 बजे हम लोगों को ऑर्डर हाथ में लगा स्टे का कि कोई भी मकान नहीं गिरना चाहिए, लेकिन पुलिस ने और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बैक डेट की नोटिस चिपकाई घर में, उसका वीडियो डाला और उसके बाद 1 घंटे के अंदर बुलडोज़र से मकान तोड़ दिया। अब मकानों की पहली बात तो ये कि अगर बुलडोज़र से ही जस्टिस डिलीवर करना है तो अदालतों की कोई ज़रूरत नहीं, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। और अगर आप उसी आदमी को पनिश कर रहे हैं तो जो 2 केसेस मैंने आपको जावरा के बताए उसमें एक आदमी, दोनों लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। जो शाहरुख जो आरोपी है उस आरोपी के मामले में उसकी दादी का मकान था और उसके पिता जो है वो 4 भाई थे और चारों का परिवार उस मकान में रहता था। वो मकान तोड़ दिया गया। नौशाद का जो मकान तोड़ा गया उसके मकान में 3 भाई थे और मकान उसकी मां के नाम था।
तो पहली बात तो ये कि आपको बुलडोजर का राइट किसने दिया, एक अपने आप में डिबेट है। लेकिन अगर आप उसी को भी पनिश करना चाहते हैं तो जॉइंट फैमिली में जिसके नाम मकान नहीं है, जो उस मकान में सिर्फ एक आदमी रह रहा है 20 लोगों में से, आप उसको लगातार पनिश कर रहे हैं। फिर इसी की तरीके से लगातार कम्युनल वायलेंस के केसेस हुए। जिस दिन नतीजे आए उसके तीसरे दिन तेलंगाना में हैदराबाद से 1 घंटे दूर मेडक में कम्युनल वायलेंस करे गए। मुसलमानों के जो इस्टेब्लिशमेंट थे, कार के शोरूम थे, मोटरसाइकिल के शोरूम थे, उनके रेस्टोरेंट थे, दुकानें थी, उनको तोड़ा गया, आगजनी करी गई और पुलिस ने दोनों पार्टियों को अरेस्ट किया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो नॉन मुस्लिम्स अरेस्ट किए गए थे, बल्कि नॉन मुस्लिम हम नहीं कहेंगे, हम उनको राइट विंग के गुंडे कहेंगे, उन लोगों को जब अरेस्ट किया गया तो वहां के जीते हुए सांसद मेडक के जो खुद वकील हैं, उन्होंने 13 लोगों की तुरंत जाके अगले दिन वकील बनकर बेल कराई। बाकी हम लोगों ने नेक्स्ट डे लोगों की बेल कराई, क्योंकि ज्यादातर कम्युनल वायलेंस में इनोसेंट लोग होते हैं और हम सब ये मान के चलते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रूव नहीं होती तब तक हम सब इनोसेंट हैं। जैसा कि हिमाचल वाले मामले में मुजफ्फरनगर की जो लैब थी, उसने 2 दिन के बाद रिपोर्ट दिया कि वो बीफ नहीं था बल्कि भैंस का गोश्त था, जिसकी फोटो थी और जिसके बिहाफ पे उसकी दुकान लूट ली गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। या दूसरी जगह जो गोश्त के मामले हुए, जहां पर मध्य प्रदेश में कई मामले ऐसे हुए जिसमें इनिशियल एफआईआर मुसलमानों के खिलाफ करी गई और बाद में ये रिपोर्ट आई सीसीटीवी फुटेज से कि गोश्त मुसलमानों ने नहीं बल्कि राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने फेंका था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन तमाम राज्य सरकारें, चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हो, तमाम सरकारें मुसलमानों को, और जैसा कि ये बताया गया कि जो मास प्रेयर संडे की क्रिश्चियंस की होती हैं, उनकी चर्चेस की प्रेयर में जिस तरह से हमले हुए हैं, ये तमाम राज्य सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो और लार्जली भाजपा की, इन हमलों को रोकने में नाकाम रही हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पहली गतिविधि ये हो कि वो जो तमाम छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं, यानी कि जैसे बंगाल के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, बंगाल में 11 लिंचिंग के केसेस हुए हैं अब तक जब से नई सरकार चुनकर आई है। 3 दिन पहले भी एक लिंचिंग वहां पर हुई है मुर्शिदाबाद में। तो इन केसेस को मीडिया के दोस्तों के जरिए आम जनमानस पे लाया जाए और उनके साथ साथ दबाव बनाया जाए, और जहां जहां पर कानूनी मदद लोगों को चाहिए उनको हम लोग कानूनी मदद दे रहे हैं और उनके केसेस को देख रहे हैं। और जहां तक नए कानून की बात थी, 3 नए कानून की, APCR उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उसके साथ साथ हमने तमाम उन राज्यों की सरकारों को भी चिट्ठी लिखी है APCR की ओर से, जो लोग सैद्धांतिक रूप से इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कि आप लोग इस पे अमेंडमेंट की बात करिए और अपने स्टेट में तब तक इंप्लीमेंट नहीं करिए जब तक कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो जाते हैं, और दोबारा से इन बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी की तरफ और रिव्यू कमेटी की तरफ भेजने की कोशिश करिए। ये जितने भी केसेस मैंने बताए हैं, छत्तीसगढ़ में कोडरमा की जो लिंचिंग हुई, या मेडक का कम्युनल वायलेंस, या पाली का कम्युनल वायलेंस, या राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के कम्युनल वायलेंस, ये सारी रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी है। आप अपने मोबाइल से अगर इसको स्कैन करेंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स आपके मोबाइल में आ जाएंगी, जिससे आपको डिटेल मालूम चल जाएगा कि ये जो केसेस के नाम गिनाए गए हैं हमारे प्रेस स्टेटमेंट्स में, उनका डिटेल रिपोर्ट आपके पास मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, तो आप में से जिन लोगों के सवाल हों, कोई क्वेश्चन से तो आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये हमारा इनसे है, वासद साहब से। आपने ये क्रिमिनल लॉ के बारे में जो बात कही है, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन क्या आया, क्या नजर आता है जो ये बनाए गए हैं ये कवानीन? क्योंकि हमारे पास जो इंसाफ का जो निज़ाम है, आज भी जो 80% जो अंडर ट्रायल्स है वो वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं। इसके पीछे क्या मोटिवेशन नजर आता है ये नई हुकूमत ने जो बनाया है या मोदी हुकूमत ने बनाया है, जो भी है लास्ट टाइम जो? इतना होने के बाद भी आप मोटिवेशन नहीं समझ पा रहे हैं। खुद मीडिया भी उसके हम जी ये पुलिस स्टेट की तरफ इस देश को ले जाने की जो कोशिश हो रही है, और सरकार को और पुलिस को जिस तरह से इतना मजबूत बनाया जा रहा है, और आप देखिए कि
एक चीज़ जिसकी डिमांड हम बहुत पहले से करते रहे हैं कि जब तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का प्रोविज़न नहीं होगा जो गलत तरीके से लोगों को फंसाते हैं, गलत तरीके से निर्दोष लोगों को के ऊपर केसेस दायर होते हैं, तब तक मुझे लगता है कि इस देश में आम आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा। तो ये कानून जो है ये एक तरह से एक ऐसी फासिस्ट मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरह से इन कानूनों के माध्यम से सरकार जो है वो अपने विरोध को दबाना चाहती है और अपने विरोधियों को चुप करना चाहती है। तो ये समझते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है और इन कानूनों को इनमें अमेंडमेंट होना चाहिए, दोबारा से पार्लियामेंट में इसमें बहस होनी चाहिए, जैसा कि हम कहते आए हैं। नदीम साहब, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है जो मॉब लिंचिंग हो रही है इस तरीके की, तो इसमें अगर ये पॉलिटिकल है तो इसमें जो अपोजिशन जो इस बार काफ़ी स्ट्रांग है उसका रवैया हम देखते हैं कि और मामलों में तो ऑफेंसिव है, लेकिन जब लिंचिंग या खास तौर से मुस्लिम की बात आती है उसमें वो डिफेंसिव हो जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस पर अपोजिशन को नहीं आवाज उठानी चाहिए मजबूती के साथ? देखिए, मैंने आपसे ये बात कही कि हमले या ये इस तरह के केसेस केवल भाजपा के राज्यों में नहीं हुए हैं, ये हिमाचल प्रदेश में हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में हुए हैं तो हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी है। झारखंड में कोडरमा में एक लिंचिंग का वाकया हुआ है, उसके साथ साथ मेडक में कम्युनल वायलेंस हुए हैं। तो ये किसी एक पार्टी की सरकार का नहीं है, लेकिन एक्यूज जो कंस्पिरेसी करने वाले या ये सब केसेस को करने वाले हैं वो लगभग एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है उन प्रदेश की सरकारों से भी जहां पर नॉन बीजेपी की सरकारें हैं। बहरहाल बीजेपी की सरकारें तो ये इस तरह के काम होते हैं और ये चाहती हैं, लेकिन जहां पर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पर उनके साथ बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। और जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से खामोशी या चुप्पी है या साइलेंस है, इसको हम लोग क्रिमिनल साइलेंस कह रहे हैं। उनको लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए और निर्दोषों की जिस तरह से जान ली जा रही है उसके लिए खुलकर बोलना चाहिए। अब जैसा कि ये बात हो रही थी कि क्या होगा, हम सबको मालूम है कि दिल्ली में बहुत ढेर सारे इस तरह के धर्म संसद हुए और उस पर लगातार इस तरह के हेट स्पीचेस दी गई। पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी और पुलिस घुमाती रही, लेकिन नए क्रिमिनल लॉ से पुलिस को अब ये राइट मिल गया है कि वो एफआईआर की बात ही नहीं करेगी। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संगम विहार में जिस नेता ने ये कहा कि 2 लाख से 2.5 लाख मुसलमानों को हम मार देंगे, लगातार 1 हफ्ते से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और 1 जुलाई के बाद उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना दिया गया। तो ये बात हम कहते रहे हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह से बहस इस वक्त चल रही है, सरकार जो बड़े मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उस पर बहस की इजाज़त नहीं दे रही है। मणिपुर का मसला कितना अहम मसला है, विपक्ष जो है आवाज़ उठा रहा है मगर सरकार उस पर बहस की इजाज़त नहीं दे रही है। नीट का मसला देश के लिए कितने लाखों नौजवानों के भविष्य का मसला है, उस पर बहस नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री जो हमारी डेमोक्रेसी है और हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा की जो गरिमा है उसको मुझे लगता है कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम समझते हैं कि अब ये रवैया बदलना चाहिए और अपोजिशन के लोगों को भी एक क्रिएटिव अपोजिशन के तौर पर अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाना चाहिए। और जिस तरह से ये बात कही गई है कि मुसलमानों पर, क्रिश्चियंस पर और दीगर लोगों पर जिस तरह से टारगेटेड हमले हो रहे हैं और ख़ास तौर से उन लोगों पर जो उस पार्टी को जिसकी केंद्र में इस वक्त सरकार है या बड़ी पार्टी, उसको वोट नहीं करते हैं या उसको वोट नहीं दिया ऐसा वो समझते हैं, उन तबकों के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये हिंसा हो रही है और उस पर अपोजिशन पार्टीज़ जिस तरह चुप हैं, वो बहुत नुकसान की बात है। और हम समझते हैं कि ये अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं इनको वो डर निकालना चाहिए कि अब अगर वो इंसाफ के लिए बोलेंगे या जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके सपोर्ट में बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपने देखा कि जहाँ भी लोगों ने खुलकर आवाज़ उठाई अन्याय के ख़िलाफ़, वहाँ लोगों ने राजनीतिक तौर पर भी एक मैसेज दिया है कि अगर आप खुलकर नहीं बोलेंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे।
तो अपोजिशन का रोल भी इस वक्त बहुत अहम है। और जो एनडीए के साथ जो अलायंस हैं, अलाइज पार्टीज़ हैं, हम उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो एक अलायंस का पार्ट हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अलायंस में रहते हुए सरकार को नफ़रत के रास्ते पर न जाने दें, सरकार को उस रास्ते पर न जाने दें जिसमें देश में सामाजिक तौर पर विभाजन हो रहा है, नफ़रत बढ़ रही है, अविश्वास बढ़ रहा है। तो अलायंस को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो भी अपना रोल अलायंस में रहते हुए निभाने की कोशिश करें, ऐसी हम आशा करते हैं। सलीम इंजीनियर साहब, एक आपने अभी की बात कही, मुसलमानों ने फुल करोड़ दिया, 95%, बिल्कुल किसी की बात ही नहीं सुनी कि हम इंडिया गठबंधन को देंगे, और आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। हम जानते हैं कैसे कैसे आप ग्रुप में गए तमाम बहरहाल। लेकिन अब जब अपोजिशन खामोश है, नहीं जा रहा है, कोई एक डेलीगेशन तक नहीं भेजा है जहां मॉब लिंचिंग हो रही, तो क्या आप उनसे मिल करके शिकायत नहीं करेंगे कि भाई ये आप खामोशी क्यों है? बिल्कुल, हम तो अपोजिशन पार्टी से तो कहेंगे ही हम कि उनकी अब ये जिम्मेदारी है कि जो सरकार ने उनको एक मैंडेट दिया है, हालांकि सरकार उनकी नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद एक मैंडेट दिया है लोगों ने, तो आप उनकी आवाज़ को उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है और हम हर तरीके से, चाहे उनसे मिलकर या किसी और तरीके से, हम उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे। लेकिन हम सरकार को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाएंगे कि अब ये जो सरकार है, ये नहीं समझना चाहिए कि ये सरकार किसी एक पार्टी की सरकार है या कुछ पार्टियों की सरकार है या किसी एक व्यक्ति की सरकार है। इस आइडिया को लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। ये सरकार भारत सरकार है और संविधान के आधार पर चुनी गई सरकार है। उसकी निगाह में सारे नागरिक बराबर होने चाहिए। किसने आपको वोट दिया, किसने आपके खिलाफ वोट दिया, इसको सामने नहीं रखते हुए आपको सबके लिए न्याय की बात करनी चाहिए, सबके लिए काम करने की ज़रूरत है। कहा ज़रूर जाता है शब्दों में सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन शब्दों को प्रैक्टिकली जो समाज में दिखना भी चाहिए। तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि पिछली गलतियों को सुधारे, पिछले रवैयों को बदले, और जिन रवैयों की वजह से देश में इतना नुकसान हो गया है और देश की जनता ने संदेश भी दे दिया है, उसको समझते हुए अपना राज धर्म निभाए और संविधान के मुताबिक सबको बराबर निगाह से देखते हुए न्याय और इंसाफ के रास्ते पर चलकर सरकार चलाए। इंजीनियर साहब, आपने जिन बातों का जिक्र किया उसमें बात यही है सबसे बड़ी कि बीजेपी ये कहती है कि मुसलमान वोट नहीं देते हमें, तो बीजेपी को कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार, आप कह रहे हैं कि सबको समान देखे सारी चीजें, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं देते मुसलमान, और उन्होंने इस बात को बार बार अभी भी जिक्र आया। क्या आप उनको कहेंगे, मुसलमानों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहेंगे, पूरे देश से कहना चाहते हैं कि वोट देते वक्त ये देखें कि कौन लोग इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, कौन लोग इस देश को एक रख सकते हैं, कौन लोग इस देश में आपसी प्रेम और मोहब्बत और भाईचारे को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं, कौन लोग संविधान का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और संविधान के मुताबिक राज को चला सकते हैं। हमारा विरोध किसी पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध उस मानसिकता से है जो नफ़रत की मानसिकता है और उस चीज़ से है जो समाज को बांटना चाहती है। तो अब जो पार्टियां खुलकर इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, जाहिर है कोई भी समझदार भारतीय नागरिक ऐसे एजेंडा को पसंद नहीं करेगा और देश की जनता ने वो एक मैसेज दिया है। तो हम सिर्फ मुसलमानों से नहीं, पूरे देश से कहना चाहते हैं कि इस देश को नफ़रत की राजनीति से और एक फासिस्ट रवैये की जो गवर्नेंस है उससे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और वो पार्टियां जो इस समझती हैं कि वो इस रास्ते पर जाकर कुछ कर सकती हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि वो अपना रवैया बदलें, अपनी मानसिकता बदलें, और उनका रवैया बदलेगा तो लोग भी सोचेंगे। इसमें एक बात देखिए, बार बार आप लोग सवाल मुसलमानों पे कर रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने 2024 के चुनाव में 9 जगह वो भाषण दिए जिनको हम लोग हेट स्पीच या नफरती भाषण कहते हैं। 3 जगह बहुत खुल के भाषण दिए, जिसमें डूंगरपुर बनासवाड़ा राजस्थान, बनासकांठा गुजरात और दुर्गापुर बंगाल,
9 जगह उन्होंने बहुत मुसलमानों के खिलाफ दी और 3 जगह वो उन लिमिट को क्रॉस कर गए जो लिमिट कभी आज तक क्रॉस नहीं हुई। इन 9 की 9 जगह भाजपा ने चुनाव हारा। तो ये, और दूसरी बात ये कि जो ये 9 जगह हैं, डूंगरपुर में मुसलमानों की पॉपुलेशन 4% से कम है, दुर्गापुर में कम है। तो ये वो जगह हैं जहां पर मुसलमान नहीं है, मुसलमान वोट नहीं है। देश की जनता ने ये मैसेज दिया है कि ये नफ़रत को पसंद नहीं करती और ये गैरतमंद अवाम इस तरह की बात नहीं चाहती है। तो यही अपील हमारी पॉलिटिकल पार्टी से भी है जो अपोजिशन में है कि जब देश की जनता इस नफ़रत को नहीं पसंद कर रही और वोट के अधिकार से अपनी बात कह रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं उनको ये बात कहनी चाहिए और जो सरकारें चला रही हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि नफ़रत की राजनीति लंबी नहीं चलेगी। इसी में एक चीज को जोड़ना चाह रहा था कि अयोध्या में क्या हुआ वो सब जानते हैं। तो अभी गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, उनका ये कहना है कि अयोध्या बनारस या फिर सावन का समय आता है तो जो भी व्यापार करते हैं मुसलमान भाई वो जानबूझकर अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये मांग कर दी प्रशासन से कि इस चीज पर आप खासतौर पर ध्यान रखिए, यानी कि आप एक तरीके से चेकिंग करिए ग्राउंड पे भी कौन क्या कर रहा है जो व्यापार कर रहे हैं अयोध्या में आज। तो ये तो सवाल आप उनसे कीजिए। इस मानसिकता को कौन नहीं जानता? इसी मानसिकता का तो विरोध हम कर रहे हैं। दूसरा ये कि देखिए अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है और अब सरकार बन गई है। कुछ लोग सरकार में हैं, कुछ अपोजिशन में। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ अपना धर्म निभाएं और एक रचनात्मक अपोजिशन और देश की पार्लियामेंट को एक गरिमा के साथ आगे बढ़ाएं। और दूसरा, सरकार भी अपना राजधर्म निभाए और सरकार भी अब सबको अपना समझकर आगे बढ़े। ये नसीहत हम सरकार को करना चाहते हैं। अयोध्या के व्यापारियों पे जो खासतौर पे मुसलमान भाई है उन लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि ऐसा? हम सारे देश के नागरिकों के बारे में चिंतित हैं।